हाय दोस्तों, आज इतिहास की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसमें जो है भारतीय इतिहास के सभी जो वर्ग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसके लगभग 38 टॉपिक टोटल हैं। जो 38 टॉपिक्स का नोट्स है, तो इसके पहला टॉपिक्स को जो है हम कवर करने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास का स्रोत। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होती है और शॉर्टकट्स है और बहुत रैपिडली इसको वन लाइनर आप इसको देख सकते हैं। बहुत रैपिडली रिवीजन के लिए बेस्ट है और इसमें सारा कंटेंट है जो आप खोजेंगे। इसमें A to Z कंटेंट्स इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको लाइक कीजिए सेशन को और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो देखिए, भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास का स्रोत में क्या क्या है, तो साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य, साहित्यिक लौकिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्रह्मेतर ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या आता है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में जो भी है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया। अब ब्राह्मण के बाद के साहित्य में ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य की संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद देखिए वेद। वेद जो है एक वेद क्या है, वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिसे रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेदों से हमें क्या मिलती है, भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए, ये सब जो है टॉपिक्स वाइज पढ़ने से क्या होता है और वन लाइनर टाइप से बनने से क्या होता है कि माइंड में जो है ना थोड़ा वजन कम पड़ता है और आसानी से धरता है। अगर आप ही एक ही बार में कोई चीज़ को सोचेंगे कि एक बार में हम कवर कर लेंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो इसको जो है इंजॉय कीजिए और तरीके से देखिए, ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, संहिता कहा गया है, ठीक है। चारों वेद को संयुक्त रूप से संहिता कहा गया है। तो ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद में आज ऋग्वेद समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया। देखिए अभी क्या बात हो गया, अब देखिए चूँकि वेद टोटल कितना है, 4 है, 1, ठीक है। वेद कितना है टोटल, 4 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो टोटल 4 वेद है। तो चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, संहिता कहा गया। और संहिता चारों वेद का संकलन, मतलब चारों वेद को एक साथ संकलित कौन किया, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चारों वेद के रचयिता कौन है, वेद व्यास है, वेद व्यास नहीं है। इस चारों को संकलित रूप किया, संकलन किया चारों वेदों, ठीक है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम रचना है, ठीक है। इसके बाद है विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने कहाँ की, आर्यों ने पंजाब में किया। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। 10वां मंडल, फिर 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 10-28 सूक्त है। ऐसे मंत्र जो है टोटल 10,462 है, इसमें 10,600 लिया गया है, तो ये गलत है, 10-28 सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला और 10वां मंडल क्या है, सबसे बाद का है। तो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल मतलब 27, ठीक है। और पहला और 10वां मतलब कि 110, ठीक है।
तो 110 जो है सबसे बाद का है, और दूसरा और 7वां जो है सबसे प्राचीन, मतलब 27 सबसे प्राचीन हो गया। 27 पहले होगा, 110 बाद में होगा, तो पहला और 10वां क्या हो गया सबसे। 110 जो है पहला के 1 लिखो, 10वां के 10 लिखो, तो क्या हो गया 110। 110 क्या हो गया सबसे बाद का मंडल हो गया, और 2 और 7 को एक साथ लिखो तो ये क्या हो गया ऋग्वेद में सबसे पहला प्राचीन मंडल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वन व्यवस्था का उल्लेख किया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? साकल, आश्वलायन, मांडुक्य, संखायन, वास्कल। ठीक है, इसके बाद देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधान का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो यजुर्वेद क्या है? पद एवं गद्य दोनों में मिलता है। इसमें यज्ञ और नियम विधि विधान का उल्लेख किया गया है। इस वेद के 2 भाग हैं। क्या भाग है? कौन भाग है? तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। क्या? कृष्ण वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण आयुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया? अथर्वयु कहा गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ के समय जो मतलब गाया जाता है मंत्र, उसका संग्रह है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? सामवेद में टोटल 1549 ऋचाएँ, इसमें मात्र 78 ऋचाएँ ही नई है, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं क्यों? जैमिनी, रामायणीय, कौथुम। ठीक है, फिर आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वासों और विचारों का विवरण मिलता है। अर्थात इस वेद में क्या क्या है? इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्रह्म, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोगमन अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। ट्रेन पर कभी कभी देखते होंगे कि जो है ट्रेन पर कभी कभी देखते नहीं, बाबा संपर्क करें इतना नंबर पर, रोग से परेशान, विवाह से परेशान, ये सब जो अंधविश्वास है वही अभी भी चल रहा है अथर्ववेद के अनुसार। इस वेद में कुल 20 मंडल हैं। ये सब कोई ज़रूरी नहीं इस वेद में कितना मंडल है, नहीं है। यह चौथा एवं अंतिम वेद है। इसके वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोथप है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समीप बैठना। इसमें क्या है? आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदांत मतलब वेद का अंत होता है उपनिषद से, इसलिए कहते हैं वेदांत। कुल 108 उपनिषद है। ठीक, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक शब्द में जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अर्णयक, यह ब्राह्मणों का ग्रंथ है। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। अर्णयक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसने किया? अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इसे अर्णयक कहा गया। ठीक है, अर्णयक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता दी गई। अर्णयक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता दी गई, और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। ठीक है, तो उपनिषद का विकास किससे हुआ? अर्णयक से हुआ। और इस प्रकार की दार्शनिक रचनाएं हैं। प्रमुख अर्णयक के कौन से? ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, वृद्धनायक, जैमिनी, छांदोग्य, ये सब प्रमुख जो है अर्णयक है। वेदांग, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया।
ठीक है। शिक्षा, यहाँ हो गया शिक्षा, मतलब वेदांग कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त, यह सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सहायक थे। पुराण, पुराण को रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशुरवा माना जाता है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। इसके संकलन गुप्त काल में हुआ। इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलता है। ठीक है, पुराण की रचना कब हुआ, तो पुराण की रचना से गुप्त काल में हुआ। इसके में ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है पुराणों में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, उसके बाद है रामायण। इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। 2री शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ, 200 100 के बाद। ठीक है, तो इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। ठीक है, रामायण को चतुविंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुविंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। शुरू में रामायण में 6000 श्लोक था, कालांतर में कितना हो गया, 24000। महाभारत, यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 4ठी शताब्दी में महर्षि, मतलब 200 साल बाद जो है लगभग रामायण के बाद महाभारत की रचना हुई महर्षि व्यास द्वारा। ठीक है, ठीक है। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे, 88 श्लोक थे। ठीक है, तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत लिखा 88 श्लोक प्रारंभ में थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या, इसमें भी देखिए 24000 लिख दिया गया है, और इसे भारत कहा जाने, महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। सूत्र, इस सूत्र साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है, कल्प सूत्र। ठीक है, ऐसे सूत्र जिसमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। ठीक है, जो मतलब कि कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिसमें नियम एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, उसे कल्प सूत्र कहते हैं। स्मृतियाँ, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियाँ का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत क्या है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। कश्मीरी कवि कलहन द्वारा राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजतरंगिणी कुल कितने तरंग था, 8 तरंग था। ठीक है, और इसको रूपा जीवा, अच्छा इसके कलहन राजतरंगिणी है। ठीक है, इसमें कुल 8 तरंग है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जय सिंह राजा के अथी से ये ख़त्म होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विशाखा दत्त द्वारा जो है रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर। ठीक है, क्षेमेंद्र द्वारा रचित क्या, बृहत कथा मंजरी। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त लिखा है, और सरित सागर सोमदेव लिखा है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक, संगम साहित्य जो है से क्या मिलता है, दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है।
उसके बाद पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निहोत्रम द्वारा शुंग कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, राजशेखर द्वारा रचित क्या प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों का इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यज्ञ आक्रमणों की महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र, भागपति का गौडबहु, बिल्हन का क्या विक्रमांक देव चरित्र और पद्मगुप्त का नवशाह सांक चरित्र, हेमचंद्र रचित कुमार पाल चरित्र, जैनाकृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। मतलब इस सब से जो है ऐतिहासिक जीवनी मिलता है किसी न किसी शासक के। ठीक है। बाकी आगे फिर देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण देख लो। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों विवरण 3 भागों में विभाजित किया गया है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रांतों का वृत्तांत, अरब यात्रियों का वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। यूनान और रोम जो के लेखक का जो विवरण हुआ, चीनी यात्री जो आया और अरबी। ठीक है। यूनान और रोम लेखक के विवरण के बारे में चलिए जानते हैं। हेरोडेटस जो है यूनान के था। इसने हिस्टोरिका पुस्तक में भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, इसलिए यह अविश्वसनीय है। ठीक है। उसके बाद टेसियस, ये देखिए ये कहाँ का राजवैद्य है, ईरान के राजवैद्य था। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन कौन थे, निर्याकस, ठीक है, निर्याकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मतलब सिकंदर के साथ जो लेखक आया उसका जो मतलब कि विवरण सब जो विवरण जो किया है, निर्याकस, अनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, ये सब फालतू वाला नाम है। ठीक है। ये सब को मान लें कि पढ़ने के कोई पढ़ देगा, लेकिन अगर आप धुन में पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अंग्रेज मतलब टाइप का नाम रखता है। तो निर्याकस हो गया, अनेसिक्राटस यह जल सेनापति था उसका, सिकंदर का। ठीक है। तो अरिस्टोबुलस हो गया। बाकी इसका मतलब जो विवरण है वो प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। ठीक है। आगे मेगास्थनीज है। ठीक है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया। इसमें मध्य प्रदेश के समाज का जो है ना वर्णन है। ठीक है। 7 प्रकार के इसको समाज का विवरण किया है, 7 भागों बांटा। ठीक है। यूडाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का प्रथम राजदूत था। कोई सीरियन नरेश एंटियोकस का कौन था, प्रथम राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। फिर डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कस जहाँ है, जैसे इसमें कि डायमेकस, कस तो एंटियोकस पर प्रथम का राजदूत हो गया। जानते हो कि डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डायमेकस टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था या फिर एंटियोकस प्रथम राजदूत का। तो एंटियोकस में भी कस है। ठीक है। इसमें डायमेकस में भी कस है, तो दैट इज कस इक्वल टू कस। तो यह सीरियन नरेश का वो उधर हो गया बिंदुसार के दरबार में। इधर जो है मिस्र नरेश जो है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत जो अशोक के दरबार में आया था वो डायनोसियस था। फिर प्लिनी, इसका लगभग प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक रचना की थी। ठीक है। अब पेरिपल्स ऑफ द रिथियन सी, इसे हिंद महासागर की यात्रा पर आया था
यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। आप देखते हैं चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्रियां जो है क्या किया थे, चीनी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्रियों ने चीनी यात्री सबसे बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब फाहियान देख लो। फाहियान जो है चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 375 से 415 ईस्वी में आया। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। और मेगास्थनीज जो नहीं, इसको जो है क्या किया, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किसने किया था, तो ये किया था फाहियान। ठीक है, तो इसने 15 वर्ष तक जो है क्या किया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। कौन, फाहियान। इछोसो तो हो गया, 15 वर्ष को अध्ययन किया फाहियान। फिर हुएनसांग, देखिए हुएनसांग 629 के लगभग में ये क्या भारत आया। लगभग 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा में अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शिलादित की उपाधि दी और पुस्तक सियुकी है। हुएनसांग को देखिए, हुएनसांग की पुस्तक को ने सियुकी और हर्षवर्धन को शिलादित की उपाधि भी दिया था। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है इसको। संयुग्मन देखिए कब आया था। संयुग्मन चीनी लेखक था। ये 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद देखिए इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। ठीक है, और 675 के आसपास आया था ये। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया है। अरबी यात्रियों के वृत्तांत। अगर अरबी यात्री के पास आ जाइए तो अरबी यात्रियों में मुख्य रूप से कौन कौन है, देखिए हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान, अल बरौनी, अल बिल्ला, निजामुद्दीन फरिश्ता। ये सब जो है मध्यकालीन इतिहास है, सब आया था। इसका जन्म 1973 में देखिए अल बरौनी का हुआ। कहाँ हुआ था अल बरौनी का, पूरा नाम जो है ना, पूरा नाम नहीं जानिए। ठीक है, इसका जन्म 1973 ईस्वी में ख्वारिज़म में हुआ था। ठीक, अल बरौनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ में आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृति का अच्छे मतलब ज्ञान था। अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना किया था, जिससे भारतीयों तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया है। तहकीक-ए-हिंद के रचनाकार कौन है, अल बरौनी है। फिर देखिए सुलेमान इसकी रचनाओं में प्रतिहार तथा पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब सुलेमान जो है, इसकी रचनाओं में प्रतिहार और पाल के राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अल मसूदी हो गया। ई कौन है, तो ई कह रहा है कि इसने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था मुरूरज जहब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंदर 3 प्रकार के साक्ष्य होता है, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। तो अभिलेख देखिए, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पुरालेख शास्त्र, अभिलेख पाषाण शिलाओं, मतलब पाषाण शिला, पाषाण का मतलब होता है प्राचीन शिलाओं, मतलब पत्थरों, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और तामपत्र पर खोदे जाते थे अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोझकाई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से है, मध्य एशिया के बोझकाई बैसनगर। कलिंग नरेश खारवेल ने के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख में सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बैसनगर गरुड़स्तंभ से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण कहाँ मिलता है, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बैसनगर गरुड़स्तंभ लेख से। एरन भानुगुप्त की पत्नी थी, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की सरगर्मियों की जानकारी मिलती है। ये देखिए ये शॉर्टकट्स नोट्स है, ठीक है। इसमें आपको मतलब कि शॉर्ट्स नोट मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स कहने का मतलब कि कम समय में मेन पॉइंट पर जो इसमें फोकस किया गया है। ये मत समझिए कि इसमें अंदर से दिया गया है, ठीक है। तो ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना जो करना है कर सकते हैं। बाकी देखते हैं अगला क्या है। यवन राजदूत हेलिडोरस हो गया। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, ठीक है। इसे ग्रंथों में क्या क्या कहा गया? कासार्पण कहा गया, पुराण कहा गया, धरण किया गया, शतमान कहा गया। मतलब कि आहत सिक्के को प्राचीन ग्रंथों में कासार्पण, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांश आहत सिक्के जो है क्या होते हैं? चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विभिन्न आकृतियाँ अंकित की गई है, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? यवन शासकों ने किया था, ठीक है। उसके बाद यवन शासकों ने कर दिया सिक्कों। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। मुद्राओं से ही क्या मिलता है? मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्य के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, ठीक है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब कनिष्क जो अपना सिक्का चलवाया उससे यह पता चलता है कि वह महायान जो शाखा था बौद्ध धर्म का, उसका जो है अनुयायी था। समुद्र गप्स बिना बजाती हुई से संगीत प्रेम के हो गया साक्ष्य। पुदुचेरी के निकट अरिकमेडु के रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। पुदुचेरी जो अभी पांडिचेरी कहा जाता है या पुदुचेरी कहते हैं इसको, पुदुचेरी के निकट अरिकमेडु से क्या मिला? रोमन सिक्के मिला, ठीक है। तो पुदुचेरी के निकट क्या है? अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हो गया। स्मारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें आती है जिनमें से विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली क्या कहा गया? नागर कहा गया। दक्षिण में द्रविड़ कहा गया और बीच में जो था हम लोग दोनों शैली के मिश्रण को बेसर शैली किया गया। मतलब उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, दैट इज नागर शैली और द्रविड़ शैली, दोनों शैली के मिश्रण को कहा गया बेसर शैली। तो वीडियो में यही तक है और इसके बाद अगली पार्ट आएगी, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा। ये मोटा मोटी नोट्स है जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स है और इससे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो 10 ही क्वेश्चन भारी होते हैं, ठीक है। बाकी 80% जो है 90% क्वेश्चन हल्के होते हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन को आदमी कंफ्यूज कर देता है, 10 क्वेश्चन नहीं जानता है, ठीक है। बाकी जो 80 क्वेश्चन रहता है वो बनने लायक रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थी कुछ ना कुछ गलती करता है। तो यही सब जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दिया जाए और उसको देखिए, जिससे जो है ना मतलब कि आपके अंदर एक जो है इस तरह के क्वेश्चन कभी आएंगे तो छूटेंगे नहीं। और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट से ही पूछा जाता है, ठीक है। 10% क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ता है। तो 10% छोड़ दीजिए, आप 80% लेकर चलिए। 80% में जो है ना दुनिया का हर एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट का इंतज़ार कीजिए। बस इसके अब जस्ट अगला पार्ट आएगा, 38 पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, पूरा हिस्ट्री को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू मीट यू, बाय।